हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक विभव सीडी, जो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का सेकंड पेपर है, इसका टॉपिक विभव सीडी पोटेंशियल स्टेप का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं माना कुल ऊर्जा E का एक कण। तो हमने कंसीडर कर लिया कि कण की कुल ऊर्जा कितनी है, ये E है। बाईं ओर से मतलब बाईं ओर से एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ एक ऐसे विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो बाईं ओर से एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब कण जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है, विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसके लिए उत्तेजित ऊर्जा वक्र, ये जो हमने नीचे चित्र दिखाया है, इस चित्र के अनुसार है। तो इसे हम नाम देते हैं विभव सीडी या पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, विभव सीडी। हम इसे अगर देखें तो ये जो है ये हमें किसके समान दिखाई दे रहा है, सीडी के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पोटेंशियल स्टेप की ऊंचाई जो है वो हमने किससे डिनोट की है, वो हमने V0 से डिनोट की है। तो इसमें दाईं ओर अनंत चौड़ाई वाला विभव प्राचीर है। तो हमारे पास ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये अनंत है। ठीक है, आगे हमने इसको अनंत के लिए हमने इसको आगे डॉट डॉट करके दिखाया है। ठीक है, तो अगर इसे गणितीय रूप में हम देखें तो गणितीय रूप में हम क्या कहेंगे, Vx इक्वल्स टू 0 किसमें, क्षेत्र एक में। तो अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं। हमने कहा ये जो वैल्यू है, ये जो हमने दिखाया है 0, ये x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना है, 0 है। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 पर हमने एक लाइन खींच ली, ये इस प्रकार से। तो इससे इधर का क्षेत्र जो होगा वो क्षेत्र एक होगा, ये हमने एक यहाँ डिनोट किया। इससे इधर का जो क्षेत्र है ये हमारा कितना हो गया, ये क्षेत्र 2 हो गया। मतलब जब x का मान 0 से कम है तो क्षेत्र 1, और जब x का मान 0 से अधिक है, ज़्यादा है, तो उसे हमने क्षेत्र 2 से डिनोट किया है। तो हमने कहा क्षेत्र 1 में मतलब इससे इधर, इस लाइन से इधर यदि हम बात करें तो क्षेत्र 1 में Vx इक्वल्स टू 0। तो हमने देखो ये मोटी लाइन दिखाई है, ये किसके लिए दिखाई है, Vx इक्वल्स टू 0 के लिए। क्षेत्र 2 में ये चलकर कितना हो जाता है, क्षेत्र 2 में ये Vx इक्वल्स टू V0 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमने किससे डिनोट, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पोटेंशियल स्टेप या विभव सीडी कहेंगे। इसका दूसरा नाम है अनंत चौड़ाई वाली विभव प्राचीर, और इसी का नाम है अनंत चौड़ाई की विभव रोधी का पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसको 3 नामों से जानते हैं विभव सीडी को। एक तो हो गया विभव सीडी, दूसरा हो गया अनंत चौड़ाई वाली विभव प्राचीर, और तीसरा हो गया अनंत चौड़ाई की विभव रोधिका। तो इसके लिए पोटेंशियल जो है Vx इक्वल्स टू 0 होगा क्षेत्र 1 में, और Vx इक्वल्स टू V0 होगा क्षेत्र 2 में। अब हमने चित्र में और क्या प्रदर्शित किया है, चित्र में कण की कुल ऊर्जा E के दो मानों E इज ग्रेटर देन V0 तथा E इज लेस देन V0 को भी इंगित किया गया है। तो एक बार हम चित्र देख लेते हैं, ये हमारा चित्र है। यदि कण की कुल ऊर्जा इस V0, जो विभव सीढ़ी की ऊंचाई है, इससे कम है, तो उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, जिसे हम बोलेंगे E इज लेस देन V0। अर्थात इस स्थिति में कण की कुल ऊर्जा विभव सीढ़ी की ऊंचाई से कम होगी। दूसरी स्थिति हमारी है E इज ग्रेटर देन V0, अर्थात अब कण की कुल ऊर्जा जो है वो विभव सीढ़ी की ऊंचाई से अधिक होगी। कुल ऊर्जा E वाले कण का पूर्ण तरंग फलन साई एक्स टी इक्वल्स टू साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस होता है। तो ये जो है ये हमारा है समय पर निर्भर भाग, और ये हमारा है स्थिति पर निर्भर भाग। इसको हमने समीकरण 1 से डिनोट कर दिया, जहाँ साई एक्स जो है कौन सा, जो समय पर स्थिति पर निर्भर भाग है, ये निम्न काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हल होगी। तो ये हमारी हो गई काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो ये जो है ये काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण 2, ये हमें क्या होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। समीकरण 2 का हल निम्न दो परिस्थितियों में अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो
समीकरण 2 का हल निम्न दो परिस्थितियों में, दो परिस्थितियाँ कौन सी? स्थिति 1 जब E इज लेस देन V0 हो, स्थिति 2 जब E इज ग्रेटर देन V0। तो हम पहली स्थिति की बात करते हैं। स्थिति 1 जब E इज लेस देन V0 हो, अर्थात कण की कुल ऊर्जा विभव CD की ऊंचाई से कम है। तो हमने कहा क्षेत्र 1 x इज लेस देन 0, x का मान 0 से कम हो तो Vx का मान 0 होगा, तथा क्षेत्र 2 जब x का मान 0 से अधिक हो, x इज ग्रेटर देन 0, तो Vx इक्वल्स टू कितना होगा? V0। अतः इन क्षेत्रों में काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, तो हम जो ऊपर हमने समीकरण 2 लिखी थी, क्षेत्र 1 में Vx इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। और क्षेत्र 2 के लिए Vx इक्वल्स टू हम V0 लिख देंगे, तो हमें ये समीकरण 3 और 4 प्राप्त होती है। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। तो क्षेत्र 1 की यदि बात करें, क्षेत्र 1 Vx इक्वल्स टू 0 रखा, तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई 1 डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई 1। यहाँ साई 1 क्या है? साई 1x क्षेत्र 1 में कण का तरंग फलन है। इसी प्रकार क्षेत्र 2 के लिए लिखें तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस V0 साई 2x इक्वल्स टू ई साई 2x। ये क्षेत्र 2 के लिए होगी। क्षेत्र 2 में Vx इक्वल्स टू कितना होगा? V0। और साई 2x क्या है? क्षेत्र 2 में कण का तरंग फलन है। तो हमने लिख दिया जहाँ साई 1x तथा साई 2x क्षेत्र 1 तथा 2 में क्रमशः कण के तरंग फलन है। अब हम आगे चले। हमने कहा समीकरण 3 तथा 4 में, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर ले। सोल्व किया तो देखो इसको उठाकर हम इस तरफ ले गए, ठीक है, इस तरफ लेकर जाएं तो इस तरफ हो जाएगा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, किसका? माइनस, ठीक है। इसको उठाकर दूसरी तरफ पक्षांतरण करके ले आए तो इस तरफ क्या हो जाएगा? देखो नीचे देख लेते हैं, ये ठीक है, तो ये k स्क्वायर, ठीक। तो हमने कहा समीकरण 3 तथा 4 में निम्न वास्तविक नियतांक k इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर तथा अल्फा इक्वल्स टू 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो ये हो गई समीकरण 3 में, ये हो गई 3 से हमने लिख लिया k इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर तथा अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। देखिए ये लिखें तो हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, हम कंडीशन ले रहे हैं E इज लेस देन V0। तो देखो हमने लिखा है वास्तविक नियतांक होना चाहिए। वास्तविक कब होगा? जब V0 तो बड़ा है और E छोटा है। तो V0 में से हम किसको घटाएं? E को यदि घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव टर्म। इस स्थिति में अल्फा क्या होगा? एक वास्तविक नियतांक होगा। तो हमें हमेशा इसी प्रकार करना है। हमें क्या करना है? हमें हमेशा ये जो है यहाँ वास्तविक नियतांक काम में लेने हैं। तो इसके लिए जो बड़ा है V0 माइनस ई में, अगर E बड़ा होगा तो E माइनस V0 लिखेंगे, और V0 बड़ा है तो इसको लिखेंगे हम V0 माइनस ई। ये दोनों वैल्यू हमने ऊपर रखी। तो समीकरण 3 और 4 जो है ये समीकरण 5 और 6 में कन्वर्ट हो जाती है। तो समीकरण 3 हो गई डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 1 इक्वल्स टू 0, और समीकरण 2 हो गई डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने कहा समीकरण 5 और 6 को यदि मैं देखूं तो समीकरण 5 और 6 जो है ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। समीकरण 5 और समीकरण 6 द्वितीय कोटि की क्या हो गई? ये अवकल समीकरण हो गई। तो समीकरण 5 जो कि x इज लेस देन 0 के लिए मान्य है, तो इसका व्यापक हल क्या हो गया? साई 1x इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, जहाँ a तथा b स्वच्छ नियतांक है, जहाँ a तथा b स्वच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमने अपनी मर्जी से लिया, ठीक है। तथा k क्या है? k हमारे पास तरंग सदिश है। तरंग संचरण नियतांक बोल देते हैं इसको, तरंग सदिश भी बोल देते हैं और इसे तरंग संख्या भी बोल देते हैं। इसी प्रकार समीकरण
समीकरण 6 तरंग फलन साई 2 है। साई 2 है इसका मतलब क्षेत्र 2 के लिए मान्य है, तो अतः इसका व्यापक हल क्या हो गया, साई 2 एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये हमने जब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण हल करते हैं तो उसके आधार पर समीकरण 7 और 8 जो है ये हमने समीकरण 5 व 6 के व्यापक हल लिखे। यहाँ सी तथा डी वापिस स्वैच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन नियतांकों ए बी सी डी का निर्धारण तरंग फलन पर परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो तरंग फलन वेव फंक्शन पर बाउंड्री एंड कंटिन्यूअस कंडीशंस द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमने कहा समीकरण 8 को यदि मैं गौर से देखूं तो समीकरण 8 क्षेत्र 2 में तरंग फलन है। क्षेत्र 2 कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो समीकरण 8 जो है, ये जो समीकरण 8 है ये क्षेत्र 2 में तरंग फलन है। अतः समीकरण 8 में यदि c इज नॉट इक्वल टू 0 है, मान ले कि c 0 के बराबर नहीं है, तब जैसे जैसे x का मान बढ़ता है तो c e रेज टू पावर अल्फा x का मान भी बढ़ता जाता है। जब x का मान अनंत होगा तो c e रेज टू पावर अल्फा x का मान भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि वांछित नहीं है। तो पीछे हमने पढ़ा था तरंग फलन के लिए आवश्यक शर्तें, तो उसमें हमने पढ़ा था तरंग फलन जो है वो परिमित होना चाहिए, इनफाइनाइट अनंत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा है, ठीक है, जब c इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर c ई रेज टू पावर अल्फा x इन्फिनिटी हो जाएगा। यह वांछित नहीं है, यह तरंग फलन की विशेषता के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमें क्या होगा, इसलिए हम लेंगे अतः c इक्वल्स टू 0 लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं तो साई 2 एक्स कितना हो जाता है, तो साई 2 यहाँ 2 लगाना है हमें, साई 2 एक्स इक्वल्स टू डी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स होगा। ठीक है, तो साई 2 एक्स किसके बराबर आ गया, डी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स के बराबर। अब हमने कहा समीकरण 7 कौन सी थी, ये हमारी समीकरण 7 थी, ये। ठीक है, तो समीकरण 7 में हमने देखा, समीकरण 7 क्षेत्र 1 में तरंग फलन है। क्षेत्र 1 वेरी करेगा x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने कहा समीकरण 7 क्षेत्र 1 में तरंग फलन है। समीकरण 7 में प्रथम पद ए एक्सपोनेंशियल आयोटा x या e रेज टू पावर आयोटा x के x दाईं ओर गतिशील कण तथा b जो है द्वितीय पद जो है b ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के x बाईं ओर गतिशील कण को दर्शाता है, जो विभव CD पर परावर्तन की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो एक बार हम ऊपर देख लेते हैं, ये टर्म थी हमारी। तो ये जो है ये x दिशा में गतिशील कण को दिखा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ये जो सेकेंड टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस x दिशा में गतिशील कण को दर्शा रहा है। तो क्योंकि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव x अक्ष के अनुदिश, ये ऋणात्मक x दिशा में गतिशील कण को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परावर्तित कण के तरंग फलन को व्यक्त कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब द्वितीय पद b ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के x बाईं ओर गतिशील कण को दर्शाता है, जो विभव CD पर परावर्तन की संभावना को दर्शाता है। अतः E इज लेस देन V0, E इज लेस देन V0 के लिए तरंग फलन हमारे पास आ गया क्षेत्र 1 में साई 1 एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के x, और क्षेत्र 2 के अंदर हो गया साई 2 एक्स इक्वल्स टू डी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 9। अब हमने कहा था कि हमें a b c d जो नियतांक थे, ऊपर हमने लिखा है, देखो नियतांक a b c d का निर्धारण का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं,
तरंग फलन पर परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों का उपयोग करके ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा इन प्रतिबंधों के अनुसार x के सब मानों के लिए तरंग फलन साई x तथा इसका प्रथम अवकलन, तरंग फलन साई x और इसका प्रथम अवकलन कितना हो गया, डी साई अपॉन डी एक्स, ये कैसे होने चाहिए, ये परिमित तथा कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो हमने कहा परिसीमा प्रतिबंध की यदि बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्षेत्र 1 और 2 की परिसीमा या बाउंड्री जो है वो कौन सी है, वो ये है। मतलब x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 की क्या है, परिसीमा है। तो हम जो परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, वो x इक्वल्स टू 0 के लिए लगाएंगे। तो हमने कहा परिसीमा प्रतिबंध के लिए x इक्वल्स टू 0 पर साई x तथा डी साई x के सातत्य होने का अर्थ क्या है, सातत्य होने का अर्थ यह है कि परिसीमा पर साई 1 इक्वल्स टू साई 2 तथा डी साई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसकी बात एक बार ये हम समझ लेते हैं। तो हमने कहा देखो ये हमारी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तरंग फलन इस प्रकार से, ये तरंग फलन मान लिया हमने। तो हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, x इक्वल्स टू 0 पर इन दोनों का मान साई 1 और साई 2 का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। साथ ही इनका जो प्रथम डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यही चीज़ हमने लिखी है, x इक्वल्स टू 0 पर साई 1 इक्वल्स टू साई 2 तथा डी साई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स। तो साई 1 कहाँ था, देखो साई 1 ये हो गया, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये टर्म 1 के बराबर, ये टर्म भी 1 के बराबर। तो एक तरफ हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू साई 2 में आए, साई 2 में x इक्वल्स टू 0 रखते ये टर्म भी 1 के बराबर, ये हो गया d। तो ये हो गई a प्लस बी इक्वल्स टू d, समीकरण नंबर 12। अब दूसरे के लिए हमने कहा डी साई 1 अपॉन डी एक्स, मतलब इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करके x इक्वल्स टू 0 रखा, x के रेस्पेक्ट में पहले इसका अवकलन किया और फिर x इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो जब इसका अवकलन करते हैं तो ये हो गया आयोटा के ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसी प्रकार इसका करें तो ये हो गया माइनस आयोटा के बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो इसका टर्म कितनी, इसके मान हो जाएगा 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर। तो एक तरफ आ गया हमारे पास आयोटा के ए माइनस बी और दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस एल्फा डी। ये हो गई समीकरण नंबर 13। तो हमने कहा समीकरण 12 व 13 को हम हल कर लें। तो सिंपल जो हम गणित होती है, जो हमारी बीज गणित होती है, ठीक है, तो बीज गणित के आधार पर इसका हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, जो एल्जेब्रिक सम वो कर लेते हैं हम। तो समीकरण 12 व 13 को हल करने पर, समीकरण 12 व 13 को हल किया तो d इक्वल्स टू 2k अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा ए, समीकरण 14 हो गई, और b की वैल्यू आ गई k माइनस आयोटा एल्फा के प्लस अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा ए, ये समीकरण नंबर 15। हमने कहा इनका उपयोग समीकरण 9 में करने पर क्षेत्र 1 तथा 2 के तरंग फलन, तो समीकरण 9 कहाँ है हमारी, ये समीकरण 9 हो गई। तो b की वैल्यू रख दी और हमने d की वैल्यू जो हमने नीचे निकाली है, देखो ये b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और d की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, रखकर और तरंग फलन ज्ञात किए। तो साई 1 एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस के माइनस आयोटा एल्फा के प्लस आयोटा एल्फा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और साई 2 एक्स हो गया ए 2k अपॉन के प्लस आयोटा एल्फा ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स। ये हो गई समीकरण 16 और ये हो गई समीकरण 17। तो हमने कहा क्षेत्र 1 एक्स लेस देन 0 में तरंग फलन साई 1 एक्स को समय पर निर्भर भाग एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रो से गुणा करने पर हम पाते हैं कि साई 1 एक्स का प्रथम पद ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर मतलब इस दिशा में, या प्लस एक्स दिशा की ओर, अर्थात आपतित कण का तरंग फलन है जिसका आयाम एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए होगा।
जबकि द्वितीय पद बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस दाईं से बाईं ओर अर्थात माइनस एक्स दिशा में गतिशील कण को दर्शाता है। तो इसका मतलब दूसरा पद ये वाला, ये इस दिशा में गतिशील कण को दर्शाता है, अर्थात परावर्तित तरंग फलन है। ये जो है बी वाली टर्म जो है, द्वितीय पद जो है, ये क्या हो गई, ये परावर्तित तरंग फलन हो गया, जिसका आयाम कितना होगा, जिसका आयाम बी है। तो हमने कहा समीकरण 16 को यदि हम देखें तो ये समीकरण 16 थी। इस समीकरण 16 के तरंग फलन से प्रायिकता धारा घनत्व J का मान ज्ञात करने पर, तो J के लिए हमने पीछे फार्मूला प्रायिकता धारा घनत्व के लिए जो हमारे पिछले वीडियोस थे उसमें हमने फार्मूला लिखा था, ठीक है। उस फार्मूले के आधार पर हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना। तो जो फार्मूला था वो कितना था, वो फार्मूला था J इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डी साई अपॉन डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला था हमारा, जहाँ साई स्टार क्या है, साई स्टार है साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें लेना है, और इसको हम हल कर लेंगे। हल करेंगे तो J की वैल्यू जो आएगी J इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मॉडुलस लेना है, बी का मॉडुलस लेना है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, प्रायिकता धारा घनत्व के बराबर होगा। v जो है v इक्वल्स टू एच क्रॉस के अपॉन m, ये क्या हो जाएगा, ये उस कण का वेग हो जाएगा। कण के वेग को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये जो v है ये कण के वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो क्षेत्र 1 में प्रायिकता धारा घनत्व का लिए ये फार्मूला है। अब हम कह रहे हैं परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमने कहा परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, वो परावर्तन गुणांक। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। मतलब जितनी तरंग आपतित हुई उसमें से कितना भाग जो है ये परावर्तित हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। तो हम परावर्तन गुणांक को r से रिप्रेजेंट करते हैं, r फॉर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों में हमने वी इक्वल रखा है। इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि क्षेत्र 1 के अंदर हमारे पास माध्यम एक ही होगा। क्षेत्र ये दोनों किसके लिए लिखे गए हैं, एक ही क्षेत्र के लिए लिखे गए हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो v से v हमने काट दिया, इधर हो गया, ऊपर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस प्रकार परावर्तन गुणांक परावर्तित तरंग की तीव्रता तथा आपतित तरंग की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो समीकरण 18 में समीकरण 15 का उपयोग करने पर, तो 15 कहाँ गई हमारी, ये हमारी समीकरण 15 हो गई। तो इस ए को इधर ले आए तो ये हो गया बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको लिख लिया हमने ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये मोड ले रखा है तो यहाँ भी हमने मोड लगाया, पर जब इसको हम हल करेंगे तो मोड का मतलब ये होता है कि अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, और सिमिलर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। जब मल्टीप्लाई किया तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, r इक्वल्स टू 1 हो गया। अतः जब E इज लेस देन V0 है तब विभव CD से कण तरंग का पूर्ण परावर्तन होता है। परावर्तन पूरी तरीके से होता है। ये सब कण जिनके लिए E इज लेस देन V0 है, जब बाईं ओर से विभव CD पर आपतित होते हैं तब परावर्तित होकर वापस बाईं ओर लौट जाते हैं, ठीक है। तो आपतित हुए तो ये वापस किधर लौट जाएंगे, ये बाईं ओर लौट जाते हैं, ठीक है। मतलब कण आपतित हुआ, ये विभव CD से टकराया और वापस इस दिशा में लौट जाता है।
तरंग फलन साई एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका मतलब क्षेत्र 2 की यदि बात करें तो साई टू एक्स इक्वल्स टू डी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्र अतः विभव सी डी के दाईं ओर तरंग फलन शून्य नहीं होता है। ठीक है, ये इस जब x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये हो जाएगा d अपॉन ई रेज टू पावर एल्फा एक्स। x अब धनात्मक मान आएगा कोई, तो इसको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होता है कि विभव सी डी के दाईं ओर तरंग फलन शून्य नहीं होता है। तो x इज ग्रेटर देन 0 क्षेत्र में या क्षेत्र 2 में स्थिति प्रायिकता घनत्व पी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। यह प्रायिकता घनत्व चर घातांकीय रूप से कम होता जाता है। तो ये प्रायिकता घनत्व चर घातांकीय रूप से कम होता जाता है। तो देखो ये हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। क्षेत्र 1 में ये हमारा हो गया तरंग फलन, ये देखो ये तरंग फलन, ये सारे हमको इक्वल बनाने हैं। ठीक है, जितना ये है उतनी हाइट हमें इसकी देनी है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर ये यहाँ से कम हो जाएगा। क्षेत्र 2 के अंदर, क्षेत्र 2 में हम देखें तो तरंग फलन यहाँ से चर घातांकीय रूप से कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी में अभेद्य क्षेत्र x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्वांटम यांत्रिकी में पाए जाने की कुछ परिमित प्रायिकता होती है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी ये कहती है कि जब क्षेत्र 2 में उस कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्षेत्र 2 में कण के पाए जाने की प्रायिकता कुछ परिमित प्रायिकता होती है। V0 का मान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अल्फा का मान होगा। ठीक है, तो हमने लिखा था अल्फा जो है वो V0 माइनस ई के बराबर है ना, इतना। तो हमने कहा अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m, वो छोड़ो, एक बार हम बात ये कर रहे हैं इसके बराबर हो गया V0 माइनस ई के। तो V0 का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक अल्फा का मान होगा। जब अल्फा का मान इतना ही अधिक होगा तो ई जो है साई 2 का मान दिए हुए ई के लिए साई 2 का मान उतनी ही जल्दी शून्य हो जाएगा। चरम स्थिति पर V0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, तब साई 2 आवश्यक रूप से शून्य के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा भी कितना हो जाएगा, अल्फा भी इन्फिनिटी हो जाएगा। जब अल्फा इन्फिनिटी हो गया तो उस कंडीशन में साई 2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।